नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सीजन 3 सेशन 31 करंट अफेयर बूस्टर में। आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड आई होप यू हैव मेड फ्रेंड्स विद द 4 थिंग्स आई आस्क्ड यू टू बी फ्रेंड्स विद। तो कौन सी 4 चीजें थी जिनसे हमने आपको दोस्ती करने के लिए कहा था, बताइए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का काम सेशन 31 सीजन 3 में। सबसे पहले हमारे प्यारे दोस्त अभिनव सिंह के पास चंडीगढ़ चल रहे हैं। 2016 से हमारे साथ जुड़े हैं व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन द स्कूल इन न्यूजीलैंड, और भारत वापस आ गए। भारत के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा है एंड सिंस देन ही हैज बीन कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग एंड डूइंग वेरी वेल। सो गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका ये पूरा का पूरा टेस्टिमोनियल, बड़े दिल से आपने लिखा है एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू मेक एवरीवन प्राउड। गॉड ब्लेस यू बेटा, आप बहुत अच्छा करेंगे, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो प्यारे दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप देखिए। आप भी टेस्टिमोनियल लिखिए, लिंक आपके सामने है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आप सभी से एक निवेदन है, जरूर 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 हमारा प्रीमियम सेक्शन करंट अफेयर्स का आज के आज ज्वाइन कीजिए। लेवल 1 और लेवल 2 आपके सामने है। ज्वाइन का बटन इसी वीडियो के नीचे है, आप उसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने के ऑप्शंस आएंगे। आगे बढ़िए, बिंदास कॉन्फिडेंस से ज्वाइन कीजिए। बहुत प्यारा चल रहा है हमारा प्रीमियम सेक्शन। गो अहेड एंड एनरोल विथ लेवल 1 और लेवल 2 एज पर योर कन्वीनियंस। ये सब उसमें डिलीवरेबल्स हैं, साथ में जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, पहली खबर बड़ी मोटिवेशनल है। अफगानिस्तान की पहली वुमन डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट फौजिया कूफी 2020 के नोबेल पीस प्राइज के वन ऑफ द टॉप नॉमिनीज हैं। तो 2020 में जो अभी कुछ ही दिनों के बाद नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना है, फौजिया कूफी अफगानिस्तान की काफी आगे चल रही है उस दौड़ में। और इनकी कहानी तो इतनी अद्भुत है। इनके पिताजी, इनके भाई और इनके पति तीनों को तालिबानियों ने मार डाला और कई बार हमले हुए और वो तीनों मारे गए। इन पर खुद पर कई बार गोलियां चली और ये जिंदा बच गई हैं। तो अब ये तो बहुत ही बहादुर महिला है भाई। तो ये पहली वुमन डिप्टी स्पीकर भी हैं एक ऐसे देश में जहां महिलाओं को ये सब करने की उतनी आज़ादी मिलती नहीं है। एटलीस्ट तालिबान के आने के बाद से 1996 से 2001 पहली सरकार थी तालिबान की। बहुत ही खराब समय था दोस्तों, बहुत करीब से उसको हमने स्टडी किया और वो समय हमें अच्छे से याद है। महिलाओं के लिए तो नर्क है और तालिबान वापस आ गया, तो ये अफगानिस्तान फिर से महिलाओं के लिए नर्क बनने वाला है। शी इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम। अभी वर्तमान में आपको पता है ना, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान की वार्ता चल रही है दोहा में, कतर में, और अमेरिका जल्दी से जल्दी नेटो सेना को लेकर बाहर भाग जाना चाहता है बिकॉज अफगानिस्तान हैज बीन अ बैड एक्सपीरियंस फॉर देम। अब 20 साल हो गए लड़ते लड़ते, तालिबानी तो जीत गए। बहुत बहुत बड़ा रिवर्सल है ये इस क्षेत्र में। ये उस नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा है सरकार की तरफ से, और पहले भी इन पे हमला हुआ है लेकिन जिंदा बची हैं। और अब तालिबान के आने के बाद आगे क्या होगा देखते चलिए। बट आई एम नॉट होपफुल अबाउट एनीथिंग इन अफगानिस्तान अगर तालिबान वापस सत्ता में आता है, जो कि वो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो आप जानते ही हैं तालिबान के आने के बाद यहाँ पर रूस घुसेगा, चीन घुसेगा, पाकिस्तान घुसेगा, ईरान घुसेगा, और भारत को जगह मिलेगी कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। तो हमारा पहला सवाल नोट करें, व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस लाइकली इन अफगानिस्तान वंस द तालिबान गेन्स ग्राउंड। बताइएगा दोस्तों, उत्तर लिखते चलिए, क्वेश्चंस को कंपाइल करते चलिए, शेयर सेशन को शेयर और लाइक करते चलिएगा। अब बहुत मजेदार अलग अलग खबरों का कंपाइलेशन मैं आपके लिए लाया हूं। चाइना ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री टू रिकवरी। देखिए, आप जब किसी इकोनॉमी को पैंडेमिक में डूबता हुआ देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखते हैं, स्लो होता हुआ देखते हैं, वहां से बाहर कैसे आएंगे? एक तरीका है कि आम जनता खर्च करे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जीडीपी का जो सी वाला कंपोनेंट होता है, जीडीपी को एक्सपेंडिचर की नजरों से देखते हैं तो जीडीपी सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तो उसमें सी वाला या तो वो आगे बढ़ जाए प्राइवेट कंजम्पशन। चाइना ने जो तरीका निकाला वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट का। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना का ये दावा है, अब सच्चा है झूठा है ये तो शी जिनपिंग ही जाने, लेकिन दावा ये है कि भैया हमने वायरस को हरा दिया है और अब हमको तेजी से इकोनॉमी को रिकवर करना है। तो चाइना और साउथ कोरिया दोनों ही अब ऐसा लगने लगा है। हालांकि चाइना के आंकड़ों को मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि 50-60% तो इसमें झूठ हो गई होगा कि इन्होंने पैंडेमिक को टेम कर लिया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? वी आर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग टू रेसिसाइटेट द इकोनॉमी। इसको फिर से खड़ा करने के लिए हम खर्च करेंगे। $200 अरब का खर्चा चाइना की सरकार मेटल्स इंटेंसिव इंफ्रा बिल्डिंग में कर रही है। कैन यू बिलीव इट? $200 बिलियन दे आर स्पेंडिंग, द चाइनीज गवर्नमेंट। कंटिन्यू शुरू हो गया। जो धातु आधारित पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सरकार ने पैसा कमिट कर दिया है, और इस वजह से सारी दुनिया से वो कमोडिटीज खरीद रहे हैं। कमोडिटीज है ना, बेसिक मेटल जो उनको जरूरत पड़ेगी, जिन्स जिसको कहते हैं।
और ऐसा कह रहे हैं कि ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट पूरा 2021 में बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि चाइना भयंकर खरीद रहा है। कैन यू बिलीव इट? इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया। It is clear that these two countries, China and South Korea, who have contained the virus, will do much better in the coming quarters and years than other nations. तो ये एक बहुत ही इंसाइटफुल खबर है कि आने वाले तिमाहियों में, आने वाले सालों में चीन और दक्षिण कोरिया बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा अच्छा जीडीपी ग्रोथ का पर्सपेक्टिव देंगे। अब ऐसा लोगों को लगने लगा है। अब आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा तो भारत भी करता है, स्पेंडिंग करता है, ये करता है, वो करता है। भारत में और चीन में बहुत बेसिक फर्क है। चाइना में आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, वो फाइनल जीडीपी आउटपुट में और जॉब्स में और एक्सपोर्ट्स में कहीं बेहतर ढंग से तब्दील होता है कंपेयर टू इंडिया। तो आप यहां पैसा लगाते हैं, लोगों के हाथ में पैसा देते हैं, इसका जो कन्वर्जन है जीडीपी आउटपुट में फिजिकल, इसका जो कन्वर्जन होना चाहिए जॉब्स में फिजिकल, वो भारत में चाइना से काफी कम होता है। इसीलिए तो हम एक नेट इंपोर्टर कंट्री हैं, नेट एक्सपोर्टर कंट्री हम नहीं है। नेट इंपोर्टर कंट्री का क्या मतलब? अभी पिछले 3-4 महीनों को छोड़ दो जब आपका ट्रेड सरप्लस चल रहा है, वो तो इसलिए कि डोमेस्टिक डिमांड कोलैप्स हो गई है। इस एबरेशन को छोड़ दो, पिछले 20 साल को देखो, 20 साल तो एक्सेप्शन नहीं हो सकते ना। आप एक नेट इंपोर्टर कंट्री मतलब जितना आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन है आप वो भी नहीं बना पा रहे हो, आपको उसके लिए भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये मतलब होता है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय चाइना ट्राइंग टू स्पेंड इट्स वे आउट ऑफ द पैंडेमिक? बहुत अच्छा पॉइंट था, अच्छे से पढ़िए, पॉइंट लिखिए, एग्जाम में काम आएंगे और इस साल की परीक्षाओं से आपको हिंट लगी गई होगी। दोस्तों यूपीएससी की प्रीलिम की एग्जाम हो गई है, हमारा एनालिसिस इस वीक में पूरा आ भी जाएगा। डिटेल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमेशा देता हूं, इस बार भी दूंगा। दोस्तों आपने इतने समय से प्रीमियम में भी मेरे साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं, सीए बूस्टर में भी हैं, हम गहराई तक जाके आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सब ये सब चीजें एग्जाम में आ रही हैं। तो अच्छे से पढ़ो और कमेंट थ्रेड में हमें फीडबैक भी देते चलो। तो अगर भारत को चीन से आगे निकलना है तो हमें क्या करना होगा? हमें बड़े फंडामेंटल चेंजेस लाने होंगे। ये बहुत ही बढ़िया कवरेज लाइव मिनट में आया है कि भाई चाइना काफी एग्रेसिव हो गया है। तो अभी तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया, क्वेश्चंस वगैरह नोट कर लिए। तो चाइना बड़ा एग्रेसिव हो गया है। उसने क्या किया? चाइना ने जो एग्रेशन दिखाया है, एलएसी पे दिखाया हो, साउथ चाइना सी में दिखाया हो, ताइवान पे दिखाया हो, हांगकांग पे दिखाया हो, जहां भी दिखाया, उस वजह से क्वाड में जान फूंक दी। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ मिलकर सिक्योरिटी वगैरह तो ठीक है, ट्रेड में भी सप्लाई चेन बनाना चाहता है क्वाड्रिलैटरल की, ये पता है ना आप सभी को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है कि जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और वो ये कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स के ठीक सेंटर में अगर कोई आज बैठा हुआ है तो वो है चाइना। ये बात अब और समझ में आ रही है लोगों को, क्योंकि जब क्वाड का वैल्यू चेन बनाने निकले, ग्लोबल वैल्यू चेन, वैश्विक मूल्य संवर्धन श्रृंखला की, भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, हम यहां वहां वैल्यू एडिशन करेंगे, एक दूसरे को बेचेंगे, खरीदेंगे, तब समझ में आ रहा है कि चाइना का इनर्शिया इतना ज्यादा है एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम कि उसको एकदम से डिसलॉज करना मुश्किल है, एस्पेशली बिकॉज बाकी के देश अपने कोविड को कंट्रोल नहीं कर पाए। आप बात समझ रहे हैं? तो एक एक महीना निकलता चला जा रहा है। अगली बात यह है कि आज भी भारत का जितना भी इंडियन एक्सपोर्ट्स चल रहा है ना, हमारे जो निर्यात चल रहे हैं, उसका रूट में 25% वैल्यू एडिशन चाइना से हो रहा है। वहां का रॉ मटेरियल, वहां का इंटरमीडिएट गुड, तो हमारा 1/4 एक्सपोर्ट तो चाइना पे डिपेंड करता है। चाइना शेयर इन इंडियन इंपोर्ट्स इज राइजिंग इवन टुडे। दोस्तों इस साल हमने एलएसी पे भयानक परिस्थिति देखी, चीन घुसा पड़ा अंदर और वो जाने का नाम नहीं ले रहा। 6 राउंड हो गए मिलिट्री टॉक्स के, चाइना को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो पीछे ही नहीं जाना चाहता है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दबा के बैठा हुआ है अपने पास, भारत पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन वो अभी तक पीछे हटा नहीं है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत शुरू हो गया, चाइना के ऐप्स बैन हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा है। सच्चाई आंकड़ों में क्या कहती है? यू विल बी वेरी सरप्राइज टू हियर दिस। 2020 में आज अप्रैल से सितंबर 2020 में द शेयर ऑफ चाइना इन इंडियाज इंपोर्ट इज मच हायर देन इट वाज इन 2019। यह है कमर्शियल सच्चाई। चाइना का हमारे आयात में हिस्सा पिछले साल से बढ़ गया है इस साल। अब बोलो, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बहुत ही ड्रास्टिक ही करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात यह है कि सरकार काफी कोशिश कर रही है कि रीलोकेशन करवाए, कंपनियों को हटवाए चाइना से और यहां लाए। अब उसमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। जो कंपनियां वहां काम कर रही हैं उनको चाहिए तो सही चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है चाइना +1? कमेंट थ्रेड में बताइएगा, सेशन को लाइक शेयर करो, दूसरे तक पहुंचाओ, सवालों की लिस्ट बनाओ, उत्तर देते चलो, आपके व्यूज देते चलो। चाइना +1 सुनने में तो अच्छा लगता है, प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है कि चाइना +1 यानी इंडिया में भी खोलेंगे, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और अभी कोविड के समय कंपनीज कैश को कंजर्व कर रही हैं। इस वजह से भारत
जिस तरह सोच रहा था कि 200 बड़ी बड़ी एमएनसीज को मैं तुरंत यहां ले आऊंगा, कोविड चालू होके आज 7 महीने हो गए, तो अभी हम एकदम नहीं ला पाए हैं। सच्चाई ये है, समझ रहे हैं मेरी बात। चाइनाज यूएसपी, यूएसपी का क्या फुल फॉर्म होता है बताइएगा भैया। तो चाइना का जो यूएसपी है वो क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। अब सच्चाई ये है कि अगर दुनिया में कोई एक देश है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट दे सकता है चाइना को टक्कर देने के लिए, तो वो अकेला भारत है। ये अमेरिका नहीं कर सकता, जापान नहीं कर सकता, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता क्वाड में। ये करेगा तो भारत ही करेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल दिक्कतों के चलते ये लड़ाई बहुत कठिन हो गई है। ये कुछ बहुत अच्छे चार्ट्स हैं जो आपको बताते हैं कि आज अगर आप देखेंगे कि कौन किस पे सप्लाई चेन में क्वाड में डिपेंडेंट है, तो वो कहानी आपके सामने आ जाएगी। यू कैन सी वेरी क्लियरली प्यारे दोस्तों कि इट इज नॉट रियली क्वाइट इजी फॉर कंट्रीज टू मूव अवे फ्रॉम चाइना बिकॉज द डिपेंडेंस ऑन चाइना इन टर्म्स ऑफ वैल्यू चेन इज वेरी वेरी हाई। तो हम इतना तेजी से हट नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात ये हो रही है प्यारे दोस्तों, ये कलर कोडिंग जो है वो सब आपके सामने ही है, वो आप देखिएगा। अदर्स जो है वो ग्रे है, वो पहले वाले ग्राफ में मिंट वाले कलर कोड देना भूल गए। इन लास्ट 2 decades इंडियन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हैज बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो हम बेसिकली फॉरेन वैल्यू एडेड टू इंडियाज एक्सपोर्ट यानी रॉ और इंटरमीडिएट, आप देखिए चीन 26% वहां का माल हमारे एक्सपोर्ट में लगता है सीधे सीधे। तो ये सारी वो सच्चाइयां हैं। और सबसे खतरनाक सच्चाई इस ग्राफ में दिखेगी कि भारत का जो वैल्यू एडिशन जीवीसी में है, ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स में, वो 0.41 रह गया है अब। मतलब पहले 0.48% तक था, वो घटता जा रहा है और 0.41% हो गया। तो हम वैश्विक मूल्य संवर्धन श्रृंखलाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। और जो लीड फर्म्स कहते हैं ना कि जो वाकई ग्लोबल वैल्यू चेन को लीड कर सके, आज हमारे पास ऑटोमोबाइल, केमिकल, गारमेंट, पेट्रोकेमिकल, सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप में फंडामेंटल लेवल पर, इंटीग्रेशन लेवल पर तो है, अपग्रेडिंग में केवल ऑटो में है, बाकी किसी में भी नहीं। मतलब बड़ी कठिन है डगर पनघट की, लंबा रास्ता होगा, ये सरल नहीं होगा। लंबा एनालिसिस मैंने दिया है क्योंकि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए और ये बिल्कुल लेटेस्ट आज का कवरेज था। प्यारे दोस्तों 2 सवाल आपको दूंगा, फटाफट नोट करें। व्हाट आर द 3 थिंग्स इंडिया नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू ऑफर द वर्ल्ड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना? तो दुनिया को चीन का विकल्प देने के लिए भारत को 3 क्या काम करने होंगे? और दूसरा, Why is India's overall share in global value chain participation so low? वैश्विक मूल्य संवर्धन श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। I'll be back, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया फिलहाल तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में रिक्यूपरेट कर रहा हूं और मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और अब उनका इतना मीडिया में बने रहने की उनको आदत है कि वो इतनी सीरियस बीमारी लेके बैठे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लगातार जोश में हैं, दवाइयां ले रहे हैं। सुबह मोटर केड में उन्होंने पूरा काफिला निकाला। अच्छी बात है, आदमी को जोश में रहना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, जिस दिन ये रहस्योद्घाटन हुआ कि उनको कोविड ने पकड़ लिया है, तो उनके डॉक्टर ने जो डेडलाइंस बताई, टाइमलाइंस बताई, और जो खुद उन्होंने बताई थी उसमें बहुत गैप था। क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से 72 घंटे पहले ही पकड़ लिया था कोविड, ट्रंप के हिसाब से तो वो पिछले 48 घंटे में वो इतने लोगों से मिले करे तो घबराहट फैली लोगों में, और काफी वास्ट मीटिंग्स हुई थी। तो उनमें से एक एक करके कई लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भाई बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल में हो रहा है, एंड आई हैव टू कम बैक बिकॉज मैगा इज पेंडिंग, आई विल कम बैक एंड डू मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। काफी अच्छा एक ट्रांजैक्शनल जो अप्रोच है कि मैं आऊंगा और मैगा कर डालूंगा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी एकदम से तो ये काम पे नहीं जा पाएंगे। ये कह रहे हैं कि मैं तो बस अब आया तब आया। ठीक है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 to 98% चल रहा है, और जो बाइडेन कैंपेन ने अब ऐसा लग रहा है कि शायद 51 to 53 to 39, 30, 40 की रेंज की एक डिसाइसिव लीड इनके ऊपर ले ली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब अगर इतनी बड़ी लीड आई है तो फिर केवल इलेक्टोरल कॉलेज ही अगर इनको जिता के ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज तो मुश्किल होगा। तो मैंने अभी क्या कहा, कौन समझाएगा इलेक्टोरल कॉलेज वाला फंडा? और बाइडेन ने थोड़ा सा अच्छा ये देते हुए जितने भी नेगेटिव एड्स थे ट्रंप पे वो सारे बंद करवा दिए अभी, क्योंकि अभी बीमार हैं। लेकिन ट्रंप ने ओबामा के ऊपर के लाइंग ओबामा नेगेटिव एड चालू रखे हैं। तो ये मजेदार एक विचारधारा की लड़ाई है, और अब सभी देख रहे हैं कि क्या होगा आगे आगे। बट बहुत बहुत ड्रामेटिक पीरियड है अमेरिका के इतिहास का। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, What are the fundamental beliefs of the no maskers? कि जो बोलते हैं कि मास्क पहनना ही नहीं चाहिए, उनका बेसिक बिलीफ क्या होता है? फिलहाल तो हम हमारे वित्त मंत्रालय के बेसिक बिलीफ पर आते हैं। हमारा वित्त मंत्रालय हर महीने रिपोर्ट जारी करता है। उनका कहना है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि ये जो त्योहारी अब सीजन आने वाला है अगले 2-3 महीने में, इसमें पूरा काया पलट हो जाएगी और बहुत बढ़िया बाउंस बैक हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
अच्छी बात है, अगर ये होता है तो जीडीपी की ग्रोथ होगी, हालांकि ग्रोथ माइनस में ही होगी, लेकिन जितना कम माइनस हो उतना अच्छा है। तो पहली चीज है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि भैया त्योहार का जो सीजन है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। दूसरी बात वो कहती है कि हालांकि हमें चिंता है कि कोविड फैलता ही जा रहा है, और इससे अब एक बात तय है, शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से मिड टर्म यानी 3 से 4 साल ग्रोथ पर असर आएगा ही आएगा। ये ऑफिशियल एडमिशन है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का। फिर वो कहते हैं कि इंडिया हैज ऑलरेडी क्रॉस द कोविड पीक। अब ये एक ऑफिशियल दावा आप मान लीजिए कि भारत कोविड का जो पीक था उसके आगे आ गया है। तो इस पे कई लोग कह रहे हैं कि यस हम वाकई आगे आ गए, लेकिन अभी 6 महीने लगेंगे सबड्यू होने में। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम पीक के आगे आ गए। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हम पीक के आगे नहीं आए हैं, टेस्टिंग को लेके बहुत डाउट है, नंबर्स को लेके बहुत डाउट है, रिपोर्टिंग को लेके बहुत डाउट है, और इसलिए अभी तो पीक बहुत आगे है। अगर वैसा है तो भाई एक्चुअली लोग बीमार पड़ेंगे, एक्चुअली लोग मरेंगे। तो ग्राउंड लेवल पर रियल इकोनॉमी में तो यू कैन नॉट फेक एनी डेटा, राइट? इफ पीपल डाई दे डाई, इफ पीपल फॉल इल दे फॉल इल। तो वो लंबा चलता ही जाएगा, तो पूरा 2021 निकल जाएगा। तो ये हमें अगले मई में पता चल जाएगा कि सितंबर में पीक आया कि नहीं, ये दावा सही था कि नहीं। आपको बात समझ में आई ना, क्योंकि उसको छुपाना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री फील्स कि दे हैव डिफेंडेड द मेजर रिफॉर्म्स इन एग्री एंड लेबर सेक्टर। वो कहते हैं कि सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उठाए थे, और उसके बाद 2020 में मोदी ने उठाए। हमने कृषि क्षेत्र को रीडिफाइन कर दिया है, हमने फॉर्मल लेबर सेक्टर को रीडिफाइन कर दिया, सारे 4 नए कोड हम ले आए। इससे भारत में गजब क्रांति आएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग ज्यादा सुरक्षित होंगे, कॉर्पोरेट्स को काम करना आसान होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर काम करेगा तो इन्वेस्ट करेगा तो नौकरी बनाएगा। ये सरकार का आधिकारिक पक्ष है। तो मैंने अभी तक आपके साथ लेबर लॉ रिफॉर्म पे तपस्या सीरीज में एक रिलीज कर दिया था। आज मैं आपको लेबर में अभी जो कोड आए हैं उसमें बहुत बड़ी चीज जो है वो भी समझाने जा रहा हूं, बस 1 मिनट में। तो प्यारे दोस्तों, सितंबर में क्योंकि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जैसे पीएमआई डेटा, जीएसटी कलेक्शन, टोल कलेक्शन, ई वे बिल्स वगैरह बढ़ा था, इसलिए लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है और शायद अपटिक आएगा। फिनमिन कह रहा है। ऑटो सेल्स को लेकर मैं आपको सच्चाई जो है वो बता दूं दोस्तों, ऑटो सेल्स में जो अपटिक आ रहा है वो बहुत ही मिसलीडिंग है। वो एक्चुअली अपटिक नहीं है, श्राद्ध पक्ष में बिक्री हुई नहीं और अब वो बची हुई बिक्री यहां हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल ही डिक्लाइन है। मुझे बहुत अच्छे से याद है सीए बूस्टर की सीरीज में बहुत पहले मैंने अक्टूबर 2018 में सबसे पहली बार बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर आई थी कि ऑटो सेक्टर पूरी तरह से बैठ रहा है, और मैंने अक्टूबर 2018 में ये खबर सबसे पहले ली थी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, फिगर्स लेकिन सामने आ रहे थे, सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह ने बताया था। तो मिनिस्ट्री कहती है कि 21 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने बहुत अच्छा काम किया है और भारत इन सब चीजों से आगे निकल आएगा इंशाल्लाह। हमारी भी यही इच्छा है कि ऐसा ही हो। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, लिस्ट सम एंड एक्सप्लेन। तो दोस्तों, भारत सरकार का यह कहना है कि जुलाई 2021 तक, ये खुद हेल्थ मिनिस्टर आए थे टीवी पर, उन्होंने कहा अच्छी बात है, टॉप मिनिस्टर्स को आना चाहिए, डायरेक्टली संवाद करना चाहिए। मैं तो कहता हूं सारे टॉप मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को प्रेस मीट्स कंटिन्यूअसली लेते रहना चाहिए। डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, वन वे मोनोलॉग्स नहीं होने चाहिए। अब ये आए हेल्थ मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं, 25 करोड़ भारतीयों को जुलाई 2021 तक हम डबल डोज का कोविड वैक्सीन लगवा देंगे। उसके लिए 40 से 50 करोड़ डोज का इंतजाम किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं हमने राज्यों को बोला है कि जो प्राथमिकता वाले पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, सबसे पहले तो उनकी सूचियां बनाना शुरू कर दो। सारे डॉक्टर, सारे नर्सेस, सारे सफाई कर्मचारी, सर्वेलांस वाले लोग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले लोग, पूरी लाइन से ऐसे 25 करोड़ लोगों की सूची पूरे भारत में बनाओ। समझ में आया? और केंद्र सरकार कहती है कि प्रायोरिटी पर आशा वर्कर, सैनिटरी, इन सबको हम वैक्सीन देंगे। अच्छी बात है, सही प्रायोरिटाइजेशन हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है देख के। इसके अलावा जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, कोमॉर्बिडिटी वाले, और हर साल पैदा होने वाले 1.5-2-2.5 करोड़ बच्चों के जो ग्रुप्स हैं, वो कोहोर्ट, इनको तो प्रायोरिटी पे देना ही है आपको वैक्सीन। ये सरकार का प्लान है। अब भारत में आप बहुत अच्छे से जानते हैं 3 मेजर वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। उनमें से जो फेज 3 पर है वो भी सिर्फ कोविशील्ड है, और फिलहाल कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका वाला है जो ब्रिटेन वाला, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। तो अब ये सफल होगा कि नहीं, फाइनल अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, अभी नहीं पता है, लेकिन मिल जाएगा ऐसी उम्मीद है, और मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंट है कि हम पीक से आगे निकल गए। मेरा अगला सवाल नोट करें, What will be the priority population groups to receive the COVID vaccination on a priority? दूसरी बात यह है कि सरकार ने सबको बोला है कि भैया आपका कोल्ड चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी स्टोरेज फैसिलिटी, वैक्सीन की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि वैक्सीन कभी भी आ जाएगी। तो आपके 4 दोस्त होंगे दोस्तों, मास्क, ग्लव्स, सोप्स, सैनिटाइजर्स। मैं गंभीर हूं,
इन चीज़ों में बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा। मास्क लगाइए, ग्लव्स साथ में रखिए, साबुन से 8 बार हाथ धोइए दिन में रगड़ रगड़ के, और सैनिटाइजर साथ में रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे, कुछ नहीं होगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। प्यारे दोस्तों, लाइव कोर्स 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप सभी इस कोर्स की पूरी जानकारी हमारी साइट live.pt एजुकेशन से अभी के भी लीजिए। लेवल 8 हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, लेकिन आप चाहें तो लेवल 1, लेवल 2 में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें दो मॉड्यूल्स में पढ़ाने वाला हूं। बहुत अद्भुत ये लाइव पढ़ाई होने वाली है, लाइव चैट के साथ में होने वाली है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के आज जानकारी लेके एनरोल करें, बस कुछ ही दिनों में ये कोर्स हमारा शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पैरेलल में हमारा फुल फ्लेज क्लासरूम मॉड्यूल आधारित सेल्फ प्रेप और हार्ड डिस्क कोर्स और ऑनलाइन गुरुकुल ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। कॉम्बो ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। अब लेबर कोड में जो चेंजेस हुए उन्होंने आमूल चूल रूप से बदल दिया भारत को, और मजे की बात की ज्यादातर काम करने वालों को ये पता ही नहीं है कि क्या बदला है। तो हम बैठे ना, अभी बताते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जो बदला वो तो बदला, लोअर लेवल पे जो बदला वो तो बदला। अब यहां बात आपकी मेरी हो रही है, वाइट कॉलर वर्कर्स की, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, सैलरी पैकेज लेते हैं। आपके लिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट खबर है भैया। जो लेबर कोड हमारे पार्लियामेंट ने पास किए हैं, फंडामेंटली कानून बदल गया है, और परमानेंट जॉब किसी भी समय अब तुम्हारा इम्परमानेंट हो सकता है, कितनी भी बड़ी कंपनी हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, नया लेबर कोड परमानेंट जॉब को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिक्स टर्म यानी 3 महीने का जॉब, 9 महीने का जॉब, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से। और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयर जितनी बार चाहे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में तुमको रख सकता है। दूसरे देशों की तरह मैक्सिमम लिमिट 2 की नहीं है। इसका मतलब किसी भी एम्प्लॉयर के लिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना या नहीं देना अब उसकी इच्छा है। वो चाहे तो एक भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखे। आपको बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। मैंने पूरी एनालिसिस यहां लिख दी है। बेसिकली फॉर्मल सेक्टर वर्कर के लिए जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती थी, परमानेंट जॉब, वो सब खत्म हो चुके हैं। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट आ गए। देखिए, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया में इन पर कैप होती है। 2 बार, 3 बार, 4 बार कोई भी कंपनी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकती कि चल आ जा 9 महीने के लिए, फिर जैसे ही खत्म होता है या तो परमानेंट करो या भगा दो या रिन्यू करो। तो ऐसा 2 बार 3 बार कर सकते हो आप चाइना में, वियतनाम में। इंडिया में उन्होंने बोला कोई लिमिट नहीं परमानेंट, तो कोई कंपनी तो 40 बार कर देगी। मतलब तुम हमेशा टेंडर हुक्स पे लटके रहोगे। अब अगर ये तुम्हें ठीक लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ठीक नहीं लगता है तो फिर अच्छी बात नहीं है। दिस बेसिकली मीन्स कि भारत में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है। आपको मेरी बात समझ में आई? अब हाल में एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट बॉस ने इस लाइट में ये कहा था कि कंपनियों को तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, कंपनी चलती है कोर ऑफ परमानेंट वर्कर्स से है। अगर वही हट गया तो कंपनियां ही बैठ जाएंगी, कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट कभी होगा ही नहीं। यह है पूरी कहानी भारत के लेबर लॉस के चेंज की। तो दोस्तों, हम एक बिल्कुल ऐतिहासिक समय में जी रहे हैं जहां फंडामेंटल चीजें रिडिफाइन हो रही हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट डू वी मीन by permanent jobs turning into fixed term contracts in India? Explain it technically। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, ये खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की है। अच्छे से पढ़िए और समझिए। इनकी मुस्कान अपने आप में बहुत सारी एनर्जी स्प्रेड यहाँ वहाँ स्प्रेड कर रही है भैया। तो ललित राजेंद्र शेंड्रे जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। आप पैठणी सेलर हैं, क्या बात है। दुनिया भर में पैठणी साड़ीज जो फेमस हैं, उस शहर येवला से आप हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप इस तरह से पढ़ते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है और आई एम सो हैप्पी। लोग इतने अच्छे से, इतनी पॉजिटिव स्पिरिट से पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेट। आप बोलते हैं कि सर एक बार मोदी जी की मिमिक्री कर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथी ललित जी, मोदी जी की हम क्या मिमिक्री करेंगे, हम तो बहुत छोटे, हम तो सीधे ट्रम्प की मिमिक्री करते हैं। ट्रम्प भी बहुत छोटा आदमी है यार, मतलब मोदी जी के सामने तो कुछ है ही नहीं। फिर भी आपने बोला है तो कर ही देते हैं। मित्रों, आज रात को 12 बजे से सारे करेंसी नोट खत्म हो जाएंगे। चलेगा तो केवल आपसी प्यार और सहयोग, हम कैशलेस बना देंगे पूरी तरह से। जय हिंद मित्रों। तो ये हमने मजाक मजाक में किया है। उम्मीद करता हूँ, मैं तो खैर इतना बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ। मोदी जी की मिमिक्री तो श्याम रंगीला से अच्छी कोई नहीं कर सकता।
तो इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच ललित, गॉड ब्लेस यू बेटा, पढ़ते रहिए। अब भैया हम बार बार आपको बोलते बंद कमरे में मत बैठो, बंद कमरे में मत बैठो, फाइनली एक इन्फोग्राफिक आ गया है, हाउ टू सेट योर एसी टू फाइट कोविड। इसको बहुत ध्यान से सब लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना। सिंपल सा लॉजिक ये है कि वायरस 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जिंदा नहीं बचते हैं और 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे बहुत बढ़िया रहते हैं और उसके बीच में उनकी लाइफ अच्छी रहती है। इसलिए कुछ भी करके घर में एसी को बहुत ठंडे पे बिल्कुल नहीं रखना है। सरफेसेस पे कोरोना वायरस 14 दिन तक बच जाता है 4 डिग्री पे और केवल 1 दिन बचता है 37 डिग्री पे। इसका मतलब यह है कि जनरली हायर टेम्परेचर कोरोना वायरस के लिए बुरे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। बंद कमरों में बहुत चिल्ड एसी लगाना यानी लिटरली कोविड को दावत देने वाली बात है। बहुत सावधानी से इसको पढ़ना समझना, ये आपकी जान बचाएगा एक दिन भैया। प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार कंपाइलेशन है ये डेटा का। ये कहता है मार्केट्स मिसरेड, बहुत ही प्यारा डेटा है ये। भारत में किसान कैसे बेचते हैं। देखिए फार्म लॉज में सबसे बड़ा प्रॉमिस क्या है कि किसानों को आजादी मिल गई, अच्छी बात है, किसान कहीं भी बेच सकता है। सच्चाई ये है, मैंने अपने फार्म लॉज के लेक्चर में कवर किया है, सच्चाई इस डेटा में फिर से दिख रही है। सच्चाई ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर इवन टुडे, मतलब पिछले 10 सालों में 15 सालों में, इवन टुडे आर सेलिंग आउटसाइड मंडीज ओनली एंड विदाउट पेइंग एनी फीस एक्सेट्रा साइलेंटली। आज भी भारत के बहुसंख्यक किसान एपीएमसी मंडी के बाहर ही अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। तो अगर फार्म लॉ रिफॉर्म आपने इसलिए किया है कि उनको फ्रीडम मिलेगी, ये फ्रीडम तो उनके पास आज भी थी, तो इसका मतलब वो लॉजिक इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द फंडामेंटल लॉजिक, प्राइमरी लॉजिक बीइंग गिवन बिहाइंड द मेजर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर लॉज। अब चाइना का क्या है कि चाइना हर जगह शिकायत करता घूमता है। WTO में शिकायत कर रहा है भारत की, ये बोलता है चाइना कि भैया भारत ने ऐप बैन कर दिए, FDI पर बैन लगा दिया, कितना गलत कर रहा है भारत हमारे साथ, और हमारी शिकायत वो सब तरफ करते फिर रहा है। भारत ने अपना पूरा तगड़ा जवाब चाइना को देते हुए WTO में कहा है कि चाइना हैज वन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क्स, और चाइना WTO के नियमों का खुद हनन कर रहा है। तो ये एक अच्छी लड़ाई है जो भारत तकनीकी रूप से चाइना के साथ लड़ रहा है, और ये काफी गंभीर आगे आगे होती जाएगी क्योंकि एकदम से रिजॉल्व तो होनी नहीं और क्वाड तो बनना ही बनना है। हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ डज WTO मीडिएट बिटवीन द डिबेट बिटवीन चाइना, इंडिया, अमेरिका एक्सेट्रा। अंग्रेजी में जरा सी भी दिक्कत हो, इस कोर्स में बेधड़क आज के आज एनरोल कर लो बेटा। 100 क्लासेस हैं, 1.25 घंटे की हर क्लास है, आपकी पूरी समस्या का समाधान यहाँ होगा। रोज सुबह 7:30 बजे क्लास लगती है, अटेंड कर रहे हो कि नहीं तो कल से शुरू करो। आज के हमारे 2 एडिट्स आपके लिए तैयार हैं, बहुत खूबसूरत एडिट हैं, एनालिसिस हमने लिख दिया है। आपसे हमारा यही रहेगा निवेदन, इस एनालिसिस को पढ़ें, एडिट को पढ़ें, और ये समरी कमेंट थ्रेड में भी जरूर लिखिएगा। तो पहला आशिमा गोयल का है। आप जानती हैं कि मैडम काफ़ी सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आप कहती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे भारत में टर्न अराउंड आ रहा है। आज तक हम काफ़ी 16% भी अटके रहे, लेकिन अब सरकार की पूरी कोशिश है कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन से कॉस्ट को गिराया जाए, मतलब हटाया जाए क्रॉस सब्सिडाइजेशन को। वायरस एक वेरिएबल तो है, लेकिन हम धीरे धीरे टर्न अराउंड कर रहे हैं। ये बहुत ही रिमार्केबल एडिटर स्टीफन रोच का। वो कहते हैं अमेरिकी डॉलर अब अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पर आ गया है और अभी बहुत तेजी से इसकी वैल्यू गिरेगी, ये डेप्रीशिएट होगा क्योंकि सारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अमेरिका के बिगड़ चुके हैं। ये तो वाकई आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन वैसा हो रहा है। पैरेलल में एक और बहुत खतरनाक बात स्टीफन रोच ने कही है, यूरो और चाइनीज रेनमिन भी तेजी से बढ़ेंगे डॉलर के सामने। तो आने वाला समय वाकई में बहुत ही रोचक होने वाला है दोस्तों। आप फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंट्रीब्यूट करते चलिए, फ्री चैनल सारे यूज करें और सारे रिसोर्सेज भी देखते चलें। तो सेशन को लाइक और शेयर कर लेना भैया। सुबह 7:30 बजे पावर ऑफ एप्टी में मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 19 अक्टूबर से जो हम शुरू कर रहे हैं हमारा IAS का कोर्स, लाइव कोर्स, जरूर एनरोल कीजिएगा live.pteducation.com पे जाके। कोई भी दिक्कत हो टीम से संपर्क करें। मेरी तरफ से इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।